Hello guys, welcome to Digital Era. Now we are going to start a new chapter. So it is reconstitution of partnership, retirement of partner. We already studied that there are three types of reconstitution of partnership. Means partnership already running from the last few years and we want to reconstitute. So there are three methods. First is admission of partner, retirement of partner and death of partner. सो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है, उनकी अकाउंटिंग सेटलमेंट्स किस तरह से होते हैं. सो नाउ वी आर हियर टू सी दैट कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जब होता है तो किस तरह के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होंगे, क्या क्या न्यू चेंजेस होते हैं अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और पार्टनर के रिटायर होने के बाद उसका जो रेशियो होता है, उसका जो पार्ट होता है प्रॉफिट के अंदर और उसके जो भी क्लेम्स होते हैं वो कैसे सेटलमेंट होते हैं और उसके अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरह से होती है. ठीक है. So very first thing we have to know that what is introduction, what is meaning of that retirement of partner and what was the reason behind that कि एक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में है तो वो रिटायर होना चाहता है. What was the reason, right? So very first thing introduction says that reconstitution of partnership means एक पार्टनरशिप फर्म जो लास्ट फ्यू ईयर्स से चला आ रहा है, लास्ट कुछ समय से चला आ रहा है, जिसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं. मीन्स या तो कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है या फिर एंड उसमें हम देख रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. सो अब आता है बात मीनिंग की. व्हाट इज रिटायरमेंट? ओके गाइस, रिटायरमेंट से आप वैसे भी फेमिलियर होंगे. जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो रिटायर होते हैं, आप स्कूल्स में पढ़ते आ रहे होंगे, आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं. टीचर्स रिटायर होते हैं बहुत टाइम के बाद, एक लॉन्ग पीरियड तक अपनी सर्विसेज देने के बाद उनको रिटायरमेंट मिलती है, राइट. और आर्मी में अगर किसी के पेरेंट्स हो या फिर आर्मी में आपका कोई पहचान वाला हो तो आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे एक वॉलंटरी रिटायरमेंट भी होती है कि हाँ 15 ईयर्स ऑफ सर्विस आपने कंप्लीट कर ली, सो नाउ यू कैन टेक रिटायरमेंट इफ यू वांट. और एल्स एक पर्टिकुलर एज लिमिट होती है जिसके बाद पर्सन रिटायर हो जाता है कि बस अब मैं थक चुका हूँ, मैंने जिंदगी भर काम कर लिया, सो नाउ आई वांट टू रिटायर एंड आई वांट टू टेक रेस्ट, राइट. सो दैट टाइप ऑफ रिटायरमेंट इज सेम एज हियर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स. बट ये एक बिजनेस फर्म है और बिजनेस फर्म जो है वो लॉन्ग टर्म तक के लिए ही सोच के कभी भी कोई करता है, ना वो ये सोचता है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम तक एक पैसा मैंने लगा दिया एक पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छे से रन कर रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है और अब मैं सोचूंगा कि नहीं अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मैं घर पे बैठूंगा. ऐसा कोई नहीं सोचता. बिजनेस फर्म में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाता है कि हाँ ये मेरा फर्म मैंने इस्टेब्लिश किया है, वेल स्टेब्लिश फर्म, एक वेल प्रॉफिट अर्न फर्म हो गया है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसे जाने के बाद मैं रिटायरमेंट के लिए सोचूंगा कि एक्सपांशन के लिए. तो ऐसे में क्या बातें हो जाती है कि एक पार्टनर रिटायर्स होता है. सो हम लोग इसमें देखेंगे रिटायरमेंट के रीजंस क्या है. वेरी फर्स्ट थिंग ये मीनिंग, तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज रिटायरमेंट. सो जितने भी फर्म में पार्टनर्स है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 8 पार्टनर है, उसमें से कोई पार्टनर अपनी मर्जी से फर्म छोड़ना चाहता है तो दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. ऐसे में पार्टनर रिटायर होता है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो रिकंस्टिट्यूट होता है. और पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होगा तो उसमें रेशियोज में चेंजेस होते हैं, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होगा, उसमें कैपिटल में चेंजेस होंगे. पहले जो पैसा लगाया, जो गुडविल बनाया, जो मार्केट में रेपो बनाई, उसमें जो अभी तक बिजनेस कर रहे थे प्रॉफिट आया, वो सारी चीजें कैलकुलेशन पार्ट दैट इज फॉर वर्क बिकॉज वी आर हियर इन अकाउंटिंग, राइट. सो मीनिंग हमें समझा. अब रीजन, वेरी फर्स्ट रीजन इज ओल्ड एज और हेल्थ. बहुत बार क्या होता है पार्टनर बिजनेस तो कर रहा है, बहुत टाइम से कर रहा है, बट अब आ गई है ओल्ड एज बहुत ज़्यादा हो गई है, बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता. पार्टनरशिप फर्म जो है हमने पढ़ा भी है, इसकी लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की. एंड अगर वो चाहे तो अपने मतलब जो बेटा होता है ना, बेटा या फिर सन डॉटर, किसी को अपना लीगल हायर बना सकता है. बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसे नहीं होता. अगर वो किसी और को उसका लीगल हायर बनाता है तो उसे एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करना होगा और जो ओल्ड है जिसे छोड़ना है उसे छोड़ना ही पड़ेगा. यानी रिटायरमेंट होगा और न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा. इसमें उस पर्सन को लीगल हायर के तौर पर हम लोग नहीं ले सकते. तो ओल्ड एज और हेल्थ इशू जो होता है सबसे बड़ा इशू हो जाता है. कभी भी कोई पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छी पोजीशन पे है और वो रन कर रहा है तो ऐसे में पार्टनर को रिटायर होना होता है क्योंकि उसका हेल्थ इशू हो गया. सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट, वो हमेशा बहुत सारे केसेस में यही होता है रीजन के बेटर अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर. पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं बट उस पार्टनर को कहीं और किसी और बिजनेस में या किसी और फर्म में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ेगा, जो नॉर्मली हर कोई जॉब में भी करता है, राइट. वो एक जगह जॉब कर रहा है जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो पुराने फर्म को छोड़ता है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है. तो इस तरह से बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है.
वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप टूटने का 90% रीजन ये होता है जो मैं अभी बता रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग पार्टनर्स, राइट। ओपिनियन, एक ह्यूमन बींग होता है, उसकी ओपिनियन हमेशा अलग अलग होती है, हर ह्यूमन बींग की ओपिनियन अलग अलग होती है। तो जब उनके मन मुटाव, मतलब उनकी जो बातें हैं वो हमेशा किसी एक पॉइंट पर नहीं मिलती है, तो इससे ओपिनियन अलग अलग हो जाते हैं। और बहुत बार 90% ऑफ केसेस में पार्टनरशिप फर्म में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का रीजन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ही होता है। इसके बाद आता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। कोई पार्टनर जो है, हाँ एक लिमिट तक उसने काम कर दिया, नाउ वी वांट टू रिटायर वॉलेंट्रीली। सो जिस तरह से आर्मी में वॉलेंट्री रिटायरमेंट होती है 15 ईयर्स की सर्विस के बाद कि वो चाहे तो रिटायर हो सकते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी कोई पार्टनर चाहता है कि नहीं अब मैं करना ही नहीं चाहता हूँ, सो आई वांट टू रिटायर, सो वॉलेंट्री रिटायरमेंट। एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। सो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर मीन्स पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, मीन्स उसके पास कुछ बचा नहीं है, पैसा नहीं, घर नहीं, बाहर नहीं, सब बिक चुका, नहीं होता कंगालिया जिसे कहते हैं, कंगाल हो गया। सो दैट्स अ पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। तो ऐसे पार्टनर को हम लोग अगर पार्टनरशिप फर्म में रखेंगे तो वो नहीं होता जो एक सड़ा आम पूरे आम खराब कर देता। वैसे अगर एक इंसॉल्वेंट पार्टनर को मैं पार्टनरशिप फर्म में रखूंगा तो ऑब्वियसली वो मेरा पार्टनरशिप फर्म भी इंसॉल्वेंट कर देगा। तो ऐसे में हम लोग पार्टनरशिप फर्म को, मतलब पार्टनर्स रिटायर होते हैं। और अदर रीजंस भी होते हैं, एनी अदर रीजन, जैसे 6 नंबर पे दिया, एनी अदर रीजन मतलब किसी को मोह माया से एकदम छुटकारा चाहिए, सो यू वांट टू लीव। किसी को बिजनेस कर करके वो फेडअप हो चुका है, नहीं अब मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, अब तो मैं नौकरी कर लूंगा चलेगा लेकिन बिजनेस नहीं। तो ऐसे अदर रीजंस होते हैं जहां पे पार्टनर्स रिटायर होते हैं। तो ये रीजंस है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के रिटायर होने के, ठीक है। एनी अदर रीजन में एक और रीजन भी आ जाता है जो यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि हमारे पास एक न्यू चैप्टर है इसके लिए आगे, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। सो डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोथ आर सेम इन द सेंस, बट क्या है, रिटायरमेंट में पार्टनर जिंदा रहता है, डेथ में पार्टनर की एक्सीडेंटली या फिर उसकी एज वाइज डेथ हो जाती है। सो ये रीजन भी एनी अदर रीजन का पार्ट है, बट वी हैव अ डिफरेंट चैप्टर फॉर दैट। सो हम लोग इसको यहाँ पर नहीं ले रहे हैं एनी अदर रीजन में। बट आपको एक चीज, ये चैप्टर्स नहीं, अपने जो एडमिशंस में भी पढ़े उसमें भी बहुत सारी चीजें, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बहुत सारे चीजें जैसे गुडविल है, रेशियो है, ये सारे तीनों चैप्टर में कंटिन्यू सेम रहेंगे। सो आपको एडमिशंस का भी ध्यान देना है। एडमिशन में अगर आपने पूरा डिटेल में पढ़ा है तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के आगे दोनों चैप्टर आपके लिए सेम है। और रिटायरमेंट और डेथ की बात करें तो रिटायरमेंट में आप जो पढ़ेंगे उसमें और डेथ में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, बोथ आर सेम इन द अकाउंटिंग टर्म। अकाउंटिंग टर्म में रिटायर होना पार्टनर का और डेथ होना दोनों भी अलग बात नहीं, एक ही बात है। तो ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग एंट्रीज बिल्कुल चेंजेस नहीं होने वाली। हम लोग रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो हमारे लिए डेथ भी, एक्चुअली डेथ ऑफ पार्टनर जो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट, वो भी कंप्लीट ही हो जाएगा। तो हम लोग उसमें भी ये देखेंगे तो सारी चीजें सेम मिलेगी। सो नाउ सेकेंड वन इज सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स क्लेम। सो गाइस, आउटगोइंग पार्टनर्स के क्लेम का सेटलमेंट कैसे होता है? ठीक है, कोई पार्टनर छोड़ना चाहता है तो आप किसी को अगर छोड़ना चाहता है तो रोक नहीं सकते। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंप्लॉय छोड़ के जाना चाहते तो आप उसको कितना रोक के रोकोगे? नहीं रोक सकते, राइट। वैसे ही कोई पार्टनर छोड़ना चाहता है, आप उसे रोक तो नहीं सकते। तो ऐसे में उसका जो क्लेम बनता है उसका सेटलमेंट किस तरह से होता है? तो सेटलमेंट के 3 अलग अलग मेथड है। वेरी फर्स्ट मेथड, जो भी उसका सेटलमेंट का अमाउंट होता है, जो भी उसका क्लेम अमाउंट होता है, दैट वी विल पे डायरेक्टली, सो इन कैश, डायरेक्ट कैश और बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर दिया जितना फुल सेटलमेंट इसे कहते हैं ये मेथड को, कि फुल सेटलमेंट जो है हमने कर दिया उसका। सो अब मैं तुझे पहचानता नहीं एंड यू आर नन फॉर दिस बिजनेस, राइट। सो ऐसा अगर हो जाता है दैट इज फुल सेटलमेंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। तो हम लोगों ने पूरा अमाउंट कैश में या बैंक में पे कर दिया और पार्टनर के साथ सारे रिश्ते आज से खत्म। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है कि हाँ, बिजनेस फर्म अभी सेटलमेंट तो कर रहा है, बट सेटलमेंट यानी एक ह्यूज अमाउंट जो है वो पूरा बिजनेस से बाहर चले जाएगा। और एक साथ इतना बड़ा अमाउंट बिजनेस से बाहर जाना बिजनेस के लिए बहुत बड़ा वो होता है, झटका होता है कि अभी इतना अमाउंट हम लोग कहां से एडजस्ट करेंगे, इतना सारा एक साथ तो हम लोग दे नहीं सकते। तो यहां पर आ जाता है सेकेंड मेथड, वो भी फुल सेटलमेंट वाला मेथड ही है, बट इसमें फुल अमाउंट कैलकुलेट तो हो जाता है, बट पेड जो होता है ना, पेड वो 0 होता है। यानी कि पेड हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे तुझे अमाउंट, जैसे जैसे बिजनेस में हमारे पास पैसे आते रहेंगे वैसे वैसे तेरे क्लेम का जो भी सेटलमेंट का अमाउंट बन रहा है वो हम लोग पे कर देंगे। सो इसे कहते हैं लोन मेथड। यानी हम लोग पार्टनर्स, जो भी पार्टनर रिटायर हो गया तो वो अभी पार्टनर नहीं रहा, वो एक पर्सन हो गया, तो पर्सन लोन अकाउंट हम लोग क्रिएट कर देते हैं हमारे बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज में वो लोन अकाउंट रहेगा, उसके ऊपर हम लोग एक स्मॉल अमाउंट इंटरेस्ट जो भी चार्ज होता है वो एवरी ईयर पे करेंगे। और जैसे जैसे हमारे पास अमाउंट आते जाएगा, बिजनेस में आते जाएगा, वैसे वैसे अमाउंट हम लोग पे करते रहेंगे। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा अमाउंट एज अ लोन
बैलेंस शीट में दिखाते रहेंगे लायबिलिटीज में, और उसके ऊपर छोटा छोटा अमाउंट जो इंटरेस्ट आते जाता है वो हम लोग रिटायरिंग पार्टनर यानी वो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है या फिर जो रिटायर हो गया उसे कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर के नाम पे हमने बना दिया लोन अकाउंट, और इस तरह से ये हो गया। तीसरा और एक मेथड है वो ये दोनों का मिक्सचर है, दैट इज कि हमने कुछ अमाउंट पे कर दिया अभी और कुछ अमाउंट लोन में ले लिया, दैट इज नथिंग, उसमें कुछ अलग नहीं है। क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 50,000 का क्लेम बन रहा है रिटायरिंग पार्टनर का, तो 25,000 और 20,000 या 10,000 जितना भी हम लोग है कैश में पे कर देंगे, और बैलेंस जो है उसको हम लोग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में दिखाएंगे, और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज होता है तो इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। सो इस तरह से 3 मेथड हो गए कि 3 मेथड से हम लोग आउटगोइंग पार्टनर का रिटायरमेंट क्लेम रेडी करते हैं। इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सम के अगर एंगल से हम लोग देखें, सम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद है वो है रेशियो। गाइस रेशियो में ज्यादा चेंजेस नहीं है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोथ आर सेम, बट जहां एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात होती थी, मैं यहां लिख देता हूं ओल्ड शेयरिंग रेशियो। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात होती थी तो ओल्ड शेयरिंग रेशियो जो होता था वो 2 पार्टनर का या 3 पार्टनर का होता था, और एक पार्टनर बढ़ने पे वो क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। यहां पे क्या होगा, ओल्ड शेयरिंग रेशियो जो होगा वो 3 पार्टनर या 4 पार्टनर का होगा, ठीक है। तो उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएगा, मतलब रिटायरमेंट हो रहा है यानी एक पार्टनर कम हो जाएगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम लोगों का होगा। सो यही इसमें है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो ओल्ड पार्टनर जितने अभी तक चल रहे थे उनका है, तो यहाँ पर इसका ये इसलिए होगा ओल्ड शेयरिंग रेशियो, यानी जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है तो प्रॉफिट का पार्ट जो भी होगा वो लेके जाएगा। गुडविल अगर हम लोग रेस कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। ये सारी चीजों के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे यूज होगा। इसके बाद आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही हमारे लिए टॉपिक कैलकुलेटिव पार्ट हमेशा होता था, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी, यहाँ पर भी होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सम में दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है। अब दिया है तो फिर गुड, कोई बात ही नहीं है, फिर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे बाकी सारी चीजें। बट नहीं दिया है तो ऐसे में हम लोग कहाँ से निकालेंगे। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी कैलकुलेट करना होता है हमें। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको ले लेता हूँ, समझिए एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों क्या है, एक पार्टनर्स है, बिजनेस कर रहे हैं तीनों इक्वली पार्टनरशिप फर्म में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ये पार्ट हमारा 1:1:1 मीन्स तीनों भी पार्टनर जो है वो इक्वली प्रॉफिट ले रहे हैं। वी थिंक कि मान लीजिए जेड जो है रिटायर हो रहा है, सो x:y, मतलब x एंड y जो है वो अब क्या शेयर लेंगे, 3:1, ठीक है। तो इनका न्यू शेयर रेशियो ये है, बट ये इनका शेयर रेशियो है, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें इसमें कैलकुलेट करना होता है। वो कैसे कैलकुलेट होगा कि पहले ये पार्टनर जब इस तरह से ले रहे थे, अभी ऐसे ले रहे, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना होता है कि इनका ओल्ड रेशियो क्या बनता है। देखिए सब पार्टनर्स का 1/3 यानी 1/3 सबका रेशियो बनेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा 3/4 और 1/4, इस तरह से बन जाता है, बराबर। तो ऐसे में अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। देखिए इनका ओल्ड रेशियो यहां पर हम लोग निकालेंगे, ओल्ड रेशियो यानी 1:3, एक्स का मान लीजिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, और इंटू करेंगे 3/4 को, तो आपको मिलेगा 3/12, राइट। 3 into 4 and 1 into 3, 3/12। ऐसे मैं y का कैलकुलेट करूंगा 1/3 into 1/4, सो इट विल बी 1/12, ठीक है। इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद इनका न्यू रेशियो बनाना होगा हमें, वो कैसे बनाएंगे, सो वो हम लोग देखते हैं। सो देखिए x को कितना फायदा हो रहा है, x को फायदा हो रहा है 3/12, y को फायदा हो रहा है 1/12, मतलब इतना इनका फायदा हुआ। तो इनका न्यू शेयर क्या हो जाएगा, x न्यू शेयर इज कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पहले, मतलब 1/3 प्लस इन्हें इतना फायदा मिल रहा है, ये है 3/12। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। वैसे ही वाइज का न्यू शेयर भी क्या होगा कि उसे कितना फायदा हो रहा है और कितना उसे पहले मिलता था। पहले उसको 1/3 मिलता था और अभी एक पार्टनर के जाने से इसको इतना फायदा हो गया है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा। ये अभी आपको डिनोमीटर सेम करना आता है तो डिनोमीटर इसको सेम करेंगे तो आपको ये मिलेगा आंसर 7/12, और ये आंसर मिलेगा 5/12 जब डिनोमीटर आप इसका सेम करके सॉल्व करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 7/12 इज टू 5/12।
न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो 7:5। तो इस तरह से न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो आपको कभी भी निकालना है जब आपको न्यू पार्टनर्स का शेयर बताया है कि उनका शेयर अभी 3:1 हो गया, जो पहले 1:1 था वो अभी 3:1 हो गया। तो ऐसे में उनका न्यू शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 7:5 होगा, क्योंकि उन्हें पहले इतना मिलता था और अब उन्हें कितना फायदा हो रहा है एक पार्टनर के जाने से, तो वो हो रहा है इतना फायदा जब उसे हो रहा है तो उसका न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो ये हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा रेशियो। इसमें तीसरा रेशियो क्या है, वो है गेन रेशियो। ठीक है, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या था, सेक्रीफाइस रेशियो था, राइट। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता था कि एक पार्टनर एडमिट हो गया तो फिर दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट में से क्या होता था, उन्हें सेक्रीफाइस करना होता था कुछ ना कुछ अमाउंट, ताकि वो तीसरे पार्टनर को कुछ अमाउंट दे सके। बट इसमें क्या है, 3 या 4 पार्टनर है तो एक पार्टनर जा रहा है तो बाकी पार्टनर्स को ऑब्वियसली बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो इसमें जो रेशियो हम लोग यूज करते हैं वो होता है गेन रेशियो। गेन का अर्थ होता है प्रॉफिट, यानी हम यहाँ पर प्रॉफिट कितना रेशियो, यहाँ पर उनका फायदा कितना हो रहा है एक पार्टनर के जाने से। तो सेक्रीफाइस में हम कैसे देखते थे, ओल्ड रेशियो जो पहले से है उसमें से नया रेशियो माइनस करते थे, बराबर। ओल्ड रेशियो जो पहले से हमें दिया हुआ है उसमें से हम लोग नया रेशियो माइनस करते थे तो हमें सेक्रीफाइस मिलता था। गेन बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा कि न्यू रेशियो जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि हमें न्यू रेशियो ज्यादा मिलेगा ना एक पार्टनर के जाने से। सो न्यू रेशियो जो है ज्यादा होगा, उसमें से हम ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो हमें गेम पता चलेगा कि हाँ ओल्ड मतलब हमें कम मिलता था, अब ज्यादा कितना मिल रहा है, ये दोनों बीच का डिफरेंस है गेन रेशियो। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से रेशियो पार्ट कैलकुलेशन का हमने देखा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है आगे आने वाले सम्स में। अब हम देखेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है गुडविल। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेशन पार्ट आपको आता ही है, फिर भी मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी जल्दी। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऑलरेडी गुडविल हमने देखा है, और गुडविल क्या है, इज द रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस वैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी के टर्म में बिजनेस की रेपुटेशन आज के टाइम में क्या है मार्केट में, दैट इज गुडविल। तो गुडविल हमें बहुत बार सम में कैलकुलेट करना होता है, बहुत बार दिया होता है। गुडविल कैलकुलेशन 2 तरीके से होता है। सारी चीजें इजीली हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहला चीज होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, हमें पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट दिए होते हैं, 4 साल या 5 साल, तो जितने भी साल के प्रॉफिट दिए हैं उनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट दिया उतना टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय मतलब नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। सो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग एवरेज प्रॉफिट, एपी मैंने यहाँ पे यूज किया वर्ड उसके लिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया तो अब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेस हमें सम के अंदर ही दिया होता है, तो हम लोग क्या करते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस निकाल लेते हैं, तो हमें गुडविल कैलकुलेशन हो जाता है इजीली। ठीक है, ये एक तरीका हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा है, तो सेकेंड मेथड है गुडविल कैलकुलेशन का सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इससे आगे हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट तो हमको निकालना ही है, जो हम लोग निकाला अभी, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना ही है, एवरेज प्रॉफिट। तो पहला मेथड हो गया एवरेज प्रॉफिट निकालना, ठीक है, पहला स्टेप। इसके बाद इसमें सेकंड स्टेप आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड में, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वैसे करके मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सो एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट होता है एनपी। एनपी कैलकुलेट कैसे करना है, तो एनपी कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। ठीक है, एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस फर्म में एक नॉर्मली इतना रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होता है, सो दैट इज एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमें सम के अंदर इन्फॉर्मेशन दी होगी, अगर हमें गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना रहा तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, उसके लिए मैं ले रहा हूं एसपी। तो गाइस एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, अब सुपर प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट किया तो सुपर प्रॉफिट मिल गया। अब सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद गुडविल निकालने का फॉर्मूला एकदम वही है जैसे एवरेज प्रॉफिट में निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सो ये कैलकुलेटिव पार्ट हमें आना चाहिए। एक तो हमें रेशियोज का पार्ट आना चाहिए, दूसरा गुडविल कैलकुलेशन का पार्ट हमें हमेशा आना चाहिए, जो हमें सम के अंदर यूजफुल होता है गुडविल कैलकुलेशन के लिए। अब गुडविल का अमाउंट एडजस्टेड कैसे होगा, उसकी सारी एंट्रीज कैसे होंगी, वो हम लोग देखते हैं।
सो गाइस अब हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन तो हो जाता है, पिछले एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप में भी हमने देखा गुडविल कैलकुलेशन तो इजी है, बट गुडविल को हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज में किस तरह से लेते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। तो हम लोग देखते हैं एक केसेस में कैसे कैसे केसेस आते हैं और उन केसेस में किस तरह से इसकी जर्नल एंट्रीज या फिर उसके अकाउंटिंग इफेक्ट होते हैं। ठीक है, गुडविल रेज्ड एंड रिटेन इन बिजनेस इंटायर फर्म। तो इंटायर फर्म का मतलब पूरे फर्म का गुडविल रेज किया गया अकाउंटिंग बुक में और उसे रिटेन किया गया बिजनेस में। तो ऐसा कभी भी होता है जब हम लोग गुडविल रेज कर रहे हैं पूरे अकाउंटिंग फर्म का, तो इसमें सारे पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है, गुडविल हमने क्रिएट किया है और उसे बिजनेस में रिटेन भी कर रहे हैं ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। यहां पर मैंने वर्ड यूज किया ऑल पार्टनर्स, सो यहां पर रिटायर्ड जो पार्टनर हो रहा है उसका भी अकाउंट डेबिट क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, सो गुडविल रेज किया गया है एंड रिटेन इन द बिजनेस। गुडविल को हमने रेज किया, बिजनेस में ही रिटेन कर रहे हैं, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम लोग इसका गुडविल का ट्रांजेक्शन करेंगे और बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं तो इसको हम लोग खत्म नहीं करेंगे, यानी ये गुडविल क्या होगा बैलेंस शीट में दिखेगा। गाइस सारी चीजें एकदम वर्डिंग्स पे जाए, गुडविल रेज किया है और रिटेन इन द बिजनेस, उस गुडविल को बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं, उस गुडविल को हम लोग खत्म नहीं कर रहे, बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे। तो एक ही एंट्री होने से क्या होगा, गुडविल अकाउंट बन गया बट वो कहीं जा रहा नहीं है, वो अमाउंट कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो गुडविल जो है वो यहीं पर है एज इट इज। तो ये हमें न्यू बैलेंस शीट में भी दिखाना है। तो वे इसके साथ वाला सबसे पहली चीज हो गई इसकी इंपॉर्टेंट कि ये न्यू बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि गुडविल जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, OSR वर्ड यूज करते हैं हम लोग ओल्ड शेयरिंग रेशियो के लिए, न्यू शेयरिंग रेशियो के लिए NSR। ठीक है, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हम लोग जब गुडविल को डिवाइड करेंगे तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा और ये न्यू बैलेंस शीट में भी दिखेगा क्योंकि इसको रिटेन ऑफ नहीं किया गया। अब समझ लीजिए उसी का वही चीज चल रहा है, गुडविल रेज भी हुआ इंटायर फर्म का एंड देन रिटेन ऑफ, यहां पर रिटेन ऑफ हो गया, यानी यहां पर हम लोग रिटेन कर रहे थे तो बैलेंस शीट में दिख रहा था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमने डिवाइड किया। अब यहां पर पूरे इंटायर फर्म का गुडविल रेज करना है तो रेज करने की एंट्री सेम रहेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, इस तरह से मैं यहां बीच में ब्रेक कर दूं ताकि हमें अलग अलग चीजें क्लियर दिखाई दे, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर भी देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हम लोग करेंगे क्योंकि गुडविल जो है पूरे फर्म का रेज कर रहे हैं और पूरे पार्टनर्स जो है उनके साथ में ही कर रहे हैं, तो ये भी OSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बट इसको रिटेन ऑफ करने के लिए बोला गया तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। ठीक है, तो नॉट शोन इन बैलेंस शीट, मैं यहां लिख देता हूं कि नॉट शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा क्योंकि रिटेन ऑफ करना है। तो इसकी एक तीसरी, इसके साथ एक और एंट्री हो जाएगी रिटेन ऑफ करने की। हमें गुडविल रेज किया, अब उसको रिटेन ऑफ करना है। रिटेन ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, जो पार्टनर जा रहा है उसको तो देख के मतलब है नहीं, तो ऐसे में यहां पर आ जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो गाइज ये वर्ड भी देखिए, रिटायरिंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जितना भी गुडविल पहले रेज किया हमने, जो बिजनेस फर्म का मतलब मार्केट रेपो था वो हमने कैलकुलेट किया, मार्केट रेपुटेशन कैलकुलेट की पूरी और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने उसको कैलकुलेट किया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब हम लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को अगर बांट रहे हैं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर नहीं है। तो ऐसे में हम लोग जो रेशियो यूज करेंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। ठीक है, न्यू शेयरिंग रेशियो मैंने यहाँ पे लिखा। तो इस तरह से ये एंट्री हमने की। अब क्या सिचुएशन होती है कि गुडविल यहाँ पर तो हम लोग इंटायर फर्म का ही कैलकुलेट कर रहे थे, आगे ऐसी सिचुएशन आ सकती है कभी कभी सम में कि हम पूरे फर्म का गुडविल क्यों कैलकुलेट करें, भाई हम तो फर्म कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसी का गुडविल पार्ट जो होता है वो कैलकुलेट करें। तो ऐसे में सिर्फ उसी का गुडविल पार्ट हमने कैलकुलेट किया तो उसकी एंट्री हमारे पूरे गुडविल अमाउंट की नहीं होगी, हम लोग एक्सटेंड टू दैट पार्टनर ओनली। सो गुडविल रेज्ड एक्सटेंड टू द पार्टनर, यहां पर आएगा गुडविल रेज्ड
टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर के एक्सटेंट तक ही किया एंड इसको क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। रिटेन मतलब बिजनेस में रिटेन करना है। गाइस इसी तरह की बात हो गई ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, बट ऑल पार्टनर्स ना होकर उसके जगह पे रिटायरिंग पार्टनर ओनली रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गुडविल उतना ही कैलकुलेट करेंगे जितना वो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके पार्ट, उसका जो हिस्सा होता है। जैसे गुडविल कैलकुलेट तो पूरा करेंगे, 1 लाख रुपए फर्म का गुडविल आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन पार्ट में 1 लाख रुपए आ गया, बट कितने पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर के उस जो शेयरिंग रेशियो था उसके अकॉर्डिंग इस पार्टनर का गुडविल इतना होता है। सो वो एंट्री जब हम लोग लेंगे तो उस पार्टनर का जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा उतने तक ही लेकर उसकी एंट्री करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, वर्ड यहां पर देखिए, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो पार्टनर जा रहा है सिर्फ उसी के अकाउंट में करना है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ उसी का गुडविल लिया है। और ऐसे में क्या करना है, यहाँ पे रिटेन भी कर रहे हैं बिजनेस में, सो हमको इसे न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट में दिखाना भी रहेगा। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई। और इस पार्टनर्स का ये जो रिटायरिंग पार्टनर का कैलकुलेशन जो होगा वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा, क्योंकि वो पार्टनर ओल्ड जो बिजनेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अब इसके बाद एक और एंट्री यहाँ पर ऐसे हो जाती है कि हमने रिटायरिंग पार्टनर के हिसाब से कैलकुलेट किया, गुडविल रिटेन टू द गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ये सिचुएशन सेम है कि गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। यहां पर भी मैं रिटायरिंग पार्टनर के इतना ही कैलकुलेट करूंगा, उतना पूरा नहीं कैलकुलेट करूंगा, बट इस बार मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेस मतलब इसको रिटेन ऑफ कर दूंगा। यहां मैं इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहता, मैं रिटेन ऑफ करना चाहता हूं कि ये गुडविल मैंने रेज किया है, बट इसको रिटेन ऑफ करना है, बैलेंस शीट में उसको नहीं दिखाना है मुझे। पहले मैं क्या कर रहा था, बैलेंस शीट में दिखा रहा था, यहाँ पर भी मैंने उसको बैलेंस शीट में दिखाया है, यानी कि उसको रिटर्न ऑफ नहीं किया। फिर रिटर्न ऑफ किया तो क्या हो गया, एक एंट्री बढ़ गई, दैट्स इट। तो वैसे ही सेम यहां पर होगा कि क्या हो गया, पहले गुडविल रेज हुआ, रेज होने की एंट्री सेम यही रहेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल में से जाएगा ये एंट्री टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बट अब इसके बाद क्या करना है, तो यहां पर तो मैंने रिटायरिंग पार्टनर के हिसाब से उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया मैंने ये, बट इसको रिटेन ऑफ करना है। रिटेन ऑफ करना है तो क्या होगा, सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को ही मिलेगा। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के अकाउंट में जाना है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के क्या होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये मैंने कंटिन्यूइंग जितने भी पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस में उनके नाम पे ये गुडविल चढ़ा दिया, यानी ये बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। रिटर्न ऑफ कर भी कभी भी कोई भी चीज रिटर्न ऑफ करते हैं तो हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते, तो यहां पर लिखेंगे नॉट शोन इन बैलेंस शीट। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो जाना है वाला पार्टनर है वो जा रहा है, उसके अकाउंट का जो गुडविल है वो कभी भी मेरे अकाउंट में अगर आ रहा है, मेरे कैपिटल अकाउंट में अगर मैं इसको रिटेन ऑफ कर रहा हूं तो मैं अपने फायदे के हिसाब से लूंगा ना उससे। तो यहां पर हमारा गेन रेशियो यूज होगा कि मुझे कितना फायदा हुआ उसके अकॉर्डिंग। मतलब चारों सिचुएशन वापस से एक बार आपको बता दूं, पहली सिचुएशन पूरे फर्म का गुडविल क्रेज किया गया है और उसको बिजनेस में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट अगर उसको रेस तो कर दिया पूरा लेकिन उसको रिटेन ऑफ कर रहा हूं, उसको बिजनेस में रिटेन नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे में बिजनेस में रिटेन नहीं कर रहा हूं, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग उसको जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डिवाइड करके देंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। अब जब क्या हो गया कि सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी के अकाउंट का गुडविल मैंने कैलकुलेट किया और बिजनेस में रिटेन किया तो बैलेंस शीट में दिखेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सिर्फ इसका जितना गुडविल बनता है रिटायरिंग पार्टनर का, सिर्फ वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और इस केस में अगर होता है कि हाँ रिटायरिंग पार्टनर का इतना ही मैंने कैलकुलेट तो किया बट मैं उसको रिटेन ऑफ कर रहा हूं, तो मैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के अमाउंट में उससे डाल दूंगा, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा, तो बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। बट इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो गेन रेशियो में करूंगा कि मेरा जो फायदा हो रहा है दोनों पार्टनर्स का जितना फायदा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करें। सो इस तरह से 4 केसेस कभी भी आ सकते हैं गुडविल से रिलेटेड के कि गुडविल हमें ऐसा दिया है, इस तरह से दिया है, तो हमें कैसे 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 आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, गुडविल पार्ट हमारा हो गया।
ये सारी चीजें कैलकुलेटिवली एडमिशंस में भी हमने देखी थी, बट इस यहाँ पर ट्रांजेक्शन में चेंजेस होते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो था, यहाँ पर गेन रेशियो है, तो ये सारी चीजों की इंक्रीज हो गई। इसके बाद आता है सेम आगे हम लोग क्या क्या इसमें कैलकुलेटिवली पार्ट पे करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का जैसे एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने किया, असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, क्योंकि असेट्स का बढ़ना हमारे लिए फायदे वाली चीज है। असेट्स की वैल्यू कम होती है तो हमारे लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये सारी एंट्रीज और उसकी जर्नल एंट्रीज भी उसी तरह से जैसे हम लोग करते हैं एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप में, वैसे ही हम लोग रिटायरमेंट में भी करेंगे। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज सेम रहेगा जैसे पहले होते आ रहा है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो ये आपको समझना है कि आपको फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंटर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। इसके बाद आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हो गया। असेट्स एंड लायबिलिटीज और रिवैल्यूएशन करने के बाद जो प्रॉफिट होगा तो वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के अमाउंट में जाएगा, ठीक है, बराबर। तो रिवैल्यूएशन आप करेंगे असेट्स एंड लायबिलिटीज का, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर एज वेल एज जो पार्टनर्स पहले से चले आ रहे हैं उनके अकाउंट में। तो रिटायरमेंट में रिटायरी पार्टनर्स जो होता है उसको और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दोनों को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग ये बांटेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड रिजर्व। तो ये पार्ट भी हमने देखा है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड रिजर्व। इसमें रिजर्व के जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या एक्यूमुलेटेड लॉस लायबिलिटीज साइड में दिया है, तो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी रिजर्व होता है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, इस तरह से जो भी प्रॉफिट के पार्ट से क्रिएट किए गए रिजर्व्स है वो सारे रिजर्व्स अगर बैलेंस शीट में दिए है तो उसे हम लोग को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है, क्योंकि रिजर्व्स जो है उन्हें खत्म करना जरूरी है। जहाँ पार्टनर जा रहा है तो उसका भी पार्ट उसके अंदर है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड रिजर्व। इसके बाद आता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो हमें दिया होता है वो दिया होता है असेट साइड में, तो ऐसा लॉस भी जो है वो भी हमें खत्म करना है, उसको भी खत्म करना है, तो उसको भी हम लोग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ओल्ड वाला उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफर कर देंगे उसकी इंक्रीज करके। इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ फंड, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हमने एडमिशंस में देखा था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बेस बनाना होता है कि हाँ ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इसके जाने के बाद हमारा जो बचा हुआ कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग उसको बेस बनाकर उसके अकॉर्डिंग जो कैपिटल पार्ट कैलकुलेट करना होता है, सो दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टेड करना होता है कैपिटल, तो कभी कैपिटल अकाउंट दिया है, कभी करंट अकाउंट दिया है, तो उसके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की इंट्रीज भी हमें करनी होती है। तो ये सारी इंट्रीज जो है जिनकी जनरल इंट्रीज हमने ऑलरेडी एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप में देखी है और यहाँ पर भी हमने देखी, और इस तरह से इसकी इंट्रीज होगी। प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट सेम ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल है और करंट अकाउंट जो भी मेंटेन हो रहा है, लॉस होगा तो लॉस ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो गाइस अब हम देखेंगे अकाउंटिंग इंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का जो भी पेबल अमाउंट होता है वो पूरा अगर वो रिटायर हो रहा है तो किस तरह से उसकी रिटायरमेंट का सेटलमेंट होता है वो हमने ऑलरेडी अभी देखा ही। 3 तरीकों से, एक तो लमसम पूरा अमाउंट वन टाइम में पेमेंट कर दिया, दूसरा हो गया कि हमने लोन क्रिएट कर दिया पूरे अमाउंट का, और लोन क्रिएट करके फिर उस पर अगर मान लो इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है तो इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद क्या हो सकता है कि उस इंटरेस्ट को पेमेंट करना है। अरे लास्ट वन इसकी कुछ अमाउंट लोन में कर दिया, कुछ अमाउंट पे कर दिया, तो उसके अकाउंटिंग इंट्रीज कैसे होगी वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट थिंग लमसम, जिसे हम कहते हैं लमसम। तो लमसम का मतलब है कि पूरा अमाउंट वन टाइम में पेड कर दिया मैंने, जितना भी बनता है सो आई हैव पेड इन वन टाइम में पूरा एक बार में पेमेंट कर दिया। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो बैलेंस पूरा पेबल आता है हमारे लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, पूरा जो भी अमाउंट होता है पूरा अमाउंट हम लोग ले लेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। गाइज इस कैश बैंक अकाउंट से अगर आप सारी एंट्रीज करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाता है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा पेमेंट कर रहा हूं, पूरा पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाहर जा रहा है पूरा पैसा बिजनेस फर्म से, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट साइड में रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वन टाइम पूरा लमसम अमाउंट मैंने पेमेंट कर दिया, जितना भी होता था उसका सेटलमेंट पूरा एक ही बार में कर दिया। अब सेकेंडली चांस बन जाता है कि मैं क्या करूंगा, लोन अकाउंट क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। सो रिटायरिंग पार्टनर को क्या करेंगे, पूरा अमाउंट जो है होल अमाउंट कन्वर्टेड इनटू लोन, होल अमाउंट कन्वर्टेड इनटू लोन, ठीक है।
पूरे पूरे अमाउंट का लोन क्रिएट कर दिया, मतलब पार्टनर को एक भी रुपए में अभी नहीं दे रहा, पूरा पूरा लोन क्रिएट करा, तो सेम एंट्री रहेगी कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसका कैपिटल खत्म हो गया, अब वो कैपिटल नहीं रहेगा, वो पार्टनर ही नहीं है तो उसका कैपिटल कहाँ से रहेगा। तो कैपिटल अकाउंट पूरा पूरा खत्म कर दिया मैंने, अकाउंट डेबिट टू, यहां पर मैं रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बना दूंगा। लायबिलिटीज में ही दिखेगा वो भी, बट वो लोन दिखेगा क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट नहीं हो जाएगा, वो अभी हमारा पार्टनर नहीं है, उसके ऊपर हमारा ये लोन रह गया। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट कर दिया। लेकिन इसमें कभी कभी कंडीशंस आ सकती है, तो मैं यहाँ नंबरिंग करके कंडीशंस आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो लोन के ऊपर। हमने पूरा पूरा अमाउंट लोन तो क्रिएट कर दिया, बट वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। सो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री फिर हमें करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट मान लीजिए इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर चार्ज हो रहा है तो ये एक एंट्री बढ़ जाती। देखिए गाइस, ये ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप ये एक एंट्री करेंगे, पूरा पूरा कैपिटल अमाउंट लोन अकाउंट में बना देंगे तो लोन बन गया। पहला तो ठीक है, वन टाइम में पूरा कैशबैक पेमेंट हो गया, दूसरे में लोन बन गया, तो सिर्फ यहां तक है। बट अगर इंटरेस्ट का पार्ट आपको बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो आपको ये एंट्री करनी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। हमारे लिए एक्सपेंस है ना इंटरेस्ट, बिजनेस के लिए अगर कोई लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये मैं कर दूंगा, सिर्फ मुझे इंटरेस्ट चार्ज के लिए ही बोला गया है। ठीक है, तो मैं रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट कर दूंगा। अगर वो लोग मुझे बोल रहे कि नहीं लोन सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं, इंटरेस्ट पे भी किया गया है, अगर देखिए फिर से आ गया, तो तीसरी कंडीशन ये बन जाती है, जब इंटरेस्ट चार्ज होता है तो इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ मैंने रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट कर दिया। अगर वो लोग मुझे बता रहे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो मैंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, और अगर वो लोग बोलते हैं इंटरेस्ट पेड, सम के अंदर अगर जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट बढ़ती है कम होती है। अगर आपको बोला गया इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड किया है, तो आपने तो ऑलरेडी इंटरेस्ट को रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे दिया, तो आप क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ही वो इंटरेस्ट अमाउंट पेड कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जैसे भी पेमेंट हो रहा है पैसा जा रहा है कैश बैंक अकाउंट, तो ये एंट्री हो गई। अगर आपको सम पूरा पढ़ रहे आपको समझ में आ गया कि उसने इंटरेस्ट चार्ज किया और इंटरेस्ट पे भी कर दिया, तो आप ये दो एंट्री की जगह पे एक एंट्री कर सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, डायरेक्टली इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, राइट, ये भी कर सकते हैं। और एल्स इस तरह से ही जाइए, जो स्टैंडर्ड मेथड है वो ये कहता है कि पहले इंटरेस्ट चार्ज करो फिर इंटरेस्ट पे करो, तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट के अंदर ये गया और लोन में से ही पेमेंट भी हो गया, लोन अकाउंट आएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, लोन में से मैंने इंटरेस्ट पेमेंट भी कर दिया। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी। पहली बताई थी मैंने आपको कि वन टाइम में पूरा पूरा कैश पेमेंट हो गया, दूसरी थी कि लोन पूरा पूरा क्रिएट कर दिया, तो लोन क्रिएट करने पे इंटरेस्ट पार्ट आ गया, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और तीसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि कुछ अमाउंट में केस में कैश है मेरे पास, अभी बिजनेस फर्म के पास अभी कैश है, बिजनेस फर्म ने उस रिटायरिंग पार्टनर को जितना कैश है, जितना मतलब पेमेंट करना था या फिर जो भी कंडीशंस रखी होगी उसके अकॉर्डिंग उतना अमाउंट एक बार मैंने पे कर दिया, और बचा हुआ अमाउंट मैं क्या करूंगा, लोन के तरह रखूंगा। तो ऐसे में क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट और कैन से फ्यू अमाउंट पेड एंड बैलेंस रिटेन एज अ लोन। ठीक है, बैलेंस रिटेन एज अ लोन। क्या किया, थोड़ा अमाउंट पे कर दिया और बचा हुआ अमाउंट क्या करेंगे, एज अ लोन ले रहे, तो ऐसे में रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पूरा खत्म करना है क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं रहेगा अभी हमारे बिजनेस में। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे अमाउंट पूरा ले लिया, टू जितना अमाउंट पे कर रहे हैं वो आएगा कैश बैंक अकाउंट में। मान लिए 50,000 बचा है कैपिटल, तो कैश बैंक में मैं 10,000 पे कर रहा हूँ, तो 10,000 आ गया कैश बैंक अकाउंट में, और बचा 40,000 अभी भी बाकी है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बन जाएगा 40,000 के लिए। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, और इस तरह से 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इसके आगे भी इंटरेस्ट पार्ट का चीजें बोलते हैं तो ये दो एंट्री आप इंटरेस्ट पार्ट की यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से हमने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी टोटल पेबल अमाउंट की एडजस्टमेंट कैसे होंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी वो यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे से हम लोग देखेंगे कि ये सारे जो हमने किए हैं समरीज में, इसको आगे किस तरह से हम लोग
सम्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए और डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारा डिजिटल हीरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।